खेती बातें कार्यक्रम का सभी श्रोताओं को स्वागत। राम राम भय मणा गुरुवार को दिन और जानकारी को पिटार लेयर में हाजिर हैं। माँ के साथ कार्यक्रम में है डॉक्टर ब्रिजनंदन सिंह चंद्रावत, सहायक प्राध्यापक सूत्रकृमि विज्ञान, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर जयपुर। और यासू मैं अपनी जानकारी दिलवा रहा हाँ आज जैव कारका के द्वारा कीट और रोग प्रबंधन ई विषय पर। चंद्रावत साहब राम राम, कार्यक्रम में स्वागत। राम राम। और जिया कि आज को विषय है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैव कारक या जैविक कीट रोगनाशी काई हुए हैं। जी बिल्कुल सही प्रश्न है आनंद जी। जैव कारक विभिन्न प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीव या इन जीवों से बनाए गए उत्पाद होते हैं जिनका उपयोग हम कीट एवं रोग प्रबंधन के लिए करते हैं, तो उनको हम जैव कारक कह सकते हैं। जब हम कभी भी समन्वित कीट या रोग प्रबंधन की बात करते हैं तो जैव कारक उसका एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और हम काफी समय से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि जीव जीवस्य भोजनम, एक कहावत पढ़ते भी हैं। तो जैव कारक जो होते हैं या जैविक कीटनाशी या रोगनाशी जो होते हैं, ये भी उसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। जी चंद्रावत साहब, यह जानकारी तो अपन ली कि जैव कारक या जैविक कीटनाशी रोगनाशी कहीं हुए, लेकिन आप सब ये मैं जानना चाहूँगा कि वे कौन कौन सा जैव कारक है जहाँ को उपयोग मका किसान भाई कर सके है। जी, जैव कारकों की प्रकार की अगर हम बात करें तो ये फफूंद, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमि एवं माइकोराइजा एवं कीट आधारित हो सकते हैं। अगर हम फफूंद आधारित जैव कारकों की बात करें तो इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, पेसिलियोमाइसीज लिलासिनस, ब्यूवेरिया बेशियाना, पोचोनिया क्लेमाइडोस्पोरिया और मेटारेजियम एनिसोपिली आदि जैव कारक उपलब्ध हैं। जी, जीवाणु आधारित जैव कारकों की अगर हम बात करें तो इसमें शूडोमोनास, बेसिलस थ्यूरेंजिनेसिस, बेसिलस सबटिलस आदि जैव कारक उपलब्ध हैं। विषाणु आधारित में एनपीवी उपलब्ध हैं। सूत्रकृमि आधारित के अंदर स्टिनरनेमा एवं हेटेरोरेब्डिटीज का उपयोग बहुतायत से होता है। जी, और कीट आधारित की हम बात करें तो इसमें ट्राइकोडर्मा का उपयोग काफी अच्छे से किया जाता है। इनमें से बहुत सारे जैव कारक जो है बाजार में उपलब्ध हैं। विभिन्न कंपनियां और संस्थाएं इसको उत्पादित करके बाजार के अंदर उपलब्ध करवा रही है। जी, और ये तरल या पाउडर दोनों ही रूप के अंदर बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन इनमें से कुछ जैव कारक ऐसे भी हैं जैसे सूत्रकृमि आधारित हैं, तो ये भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनकी कीटों के नियंत्रण के ऊपर काफी प्रभावशालीता सिद्ध हुई है। चंद्रावत साहब, जो तो अपन जाने कि भाई जैव कारक कहीं हुए और कौन कौन सा जैव कारक है जहाँ को किसान भाई उपयोग कर सके है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ कि कहीं कोई भी किसान भाई कोई सी भी बीमारी या कोई सा भी रोग का समाधान के लिए, प्रबंधन के लिए कोई सा भी जैव कारक का उपयोग कर सके है। ये सभी कीट का एवं रोगनाशी जैव कारक जो है, इनका हर किसी भी रोग या कीट प्रबंधन के अंदर अपन उपयोग नहीं कर सकते हैं। इनका जो उपयोग है वो फसल की गुणवत्ता, रोग के प्रकार के अनुसार या वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही हमको करना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के रोग एवं कीट के लिए अलग अलग प्रकार के जैव कारक बनाए हुए हैं। जैसे मृदा जनित जो फफूंद से होने वाले रोग हैं, उनमें अगर हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा और शूडोमोनास का उपयोग बहुतायत से प्रचलित होता है। सूत्रकृमि प्रबंधन की अगर बात करें तो ये भी मृदा जनित रोग ही है। इसमें ट्राइकोडर्मा, पेसिलियोमाइसीज लिलासिनस, पोचोनिया क्लेमाइडोस्पोरिया और शूडोमोनास फ्लोरेसेंस का उपयोग बहुतायत से किया जाता है। कीट प्रबंधन की अगर बात करें तो ब्यूवेरिया बेशियाना और बेसिलस सबटिलस, मेटारेजियम एनिसोपिली और ट्राइकोग्रामा कार्ड्स जो होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। जी, तो यह तो बात हुई कि कौन कौन सा रोग के लिए और कौन कौन सा कीटाणु नष्ट करवा के लिए किन तरीका का जैव कारक का उपयोग करना है। लेकिन अब ये जानना चाहूँगा कि किसान भाई किन तरीका से जो है ये जैव कारक है वहाँ को उपयोग करे। जी आनंद जी, ये बिल्कुल सही प्रश्न है कि हमें उपलब्धता तो है, लेकिन उसका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए। तो इनका उपयोग हम बीज उपचार, नर्सरी या मुख्य खेत के अंदर मृदा उपचार, या जो स्थानांतरित करने वाले पौधे हैं जिनकी नर्सरी तैयार की जाती है, उनके अंदर पौध उपचार के द्वारा भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले अगर बीज उपचार की बात करें तो बीज उपचार के लिए प्रति किलो की दर से 5 से 10 ग्राम जैव कारक का उपयोग करना उचित रहता है। इसके लिए हम सबसे पहले 500 ग्राम गुड़ लेंगे
उसको 10 लीटर पानी के अंदर अच्छे से घोल करके और 15 से 20 मिनट तक उसको उबालेंगे, जिससे 5% गुड़ का घोल अपने पास तैयार हो जाएगा। ये गुड़ का घोल जो जैव कारक पाउडर के रूप में है, उनको बीज से चिपकाने में सहयोग करेगा। अच्छा। तो जब ये घोल ठंडा हो जाता है तो बीज की मात्रा के अनुसार अपन उसमें जैव कारक मिश्रित करके और उस मिश्रण को बीजों के साथ में अच्छे से लेपित कर देंगे जी। जब जो लेपित किया हुआ बीज है उसको छायादार जगह के ऊपर पक्के फर्श पे या पॉलीथीन की शीट बिछा करके उस पर सूखा देना चाहिए। सूखने के पश्चात ही इस बीज को अपन बुआई के काम में लें। ये तो बात हुई बीज उपचार की जी। अब हम बात करें नर्सरी उपचार की, तो नर्सरी का जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी छोटा होता है। वहाँ पे हम जो बीज होते हैं उनको शुरुआती अवस्था में उगा करके फिर मुख्य खेत के अंदर स्थानांतरित करते हैं। तो वहाँ पर भी पौधों को कीट या रोग लग सकते हैं जी। तो उनके नियंत्रण के लिए हम 2 विधियों की बात करना चाहूँगा कि या तो हम 100 किलोग्राम मिट्टी लें, उसके अंदर 1 किलोग्राम जैव कारक का उपयोग करें जी। या 30 किलोग्राम गोबर की खाद लेकर के उसमें 70 किलोग्राम मिट्टी का मिश्रण बना करके फिर उसमें 1 किलोग्राम जैव कारक मिलाएं। इस प्रकार का जो मिश्रण बना हुआ है ये 10 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल जो होता है उसके लिए काफ़ी होता है। अच्छा। अगर हम अधिक क्षेत्र ले रहे हैं तो उसी अनुपात में इसकी मात्रा बढ़ा करके उसका उस क्षेत्र में बुरकाव कर देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए, जिससे कि कीट एवं रोगों की रोकथाम हो सकती है जी। फिर हम बात करें नर्सरी के अंदर जो पौधा तैयार हो गया है, मुख्य खेत में स्थानांतरित कर रहे हैं, तो पौध उपचार करके उसको लगाएं ताकि शुरुआती अवस्था में जो रोग उसमें लगने हैं उनसे बचाया जा सके जी। तो उसके लिए 10 ग्राम जैव कारक को 1 लीटर पानी में घोल बना करके इसी अनुपात में हम वृद्धि कर सकते हैं और उसके अंदर हम जो स्थानांतरित पौधा है उसको 30 मिनट तक उस घोल के अंदर रखें और उसके पश्चात मुख्य खेत में उसको स्थानांतरित कर दें जी। अब मुख्य खेत की जो मृदा है उसमें मृदा उपचार के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कीट एवं रोग लगने का और हमें उपज भी वहीं से लेनी है, तो वहाँ मृदा उपचारित करना अति आवश्यक होता है जी। तो इसके लिए जैव कारकों को गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या जो खलियां हैं, अखाद्य खलियों में नीम की खली, करंज की खली, अरंडी की खली, सरसों की खली, इन खलियों के मिश्रण में 2-2 किलोग्राम के 1 टन के हिसाब से हम जैव कारक इसके अंदर मिश्रित करें जी। और उस मिश्रण को जो ढेर है वो मिश्रण वाला उसको छायादार स्थान के अंदर रखें। जब उसके ऊपर जैव कारकों की परत हमको दिखना प्रारंभ हो जाए उस समय 15 से 20 दिन के पश्चात हम उसको मुख्य खेत के अंदर स्थानांतरित कर दें, पूरे खेत में बुरकाव करके उसको मिट्टी में जुताई के द्वारा अच्छे से मिश्रित कर दें ताकि धूप से जैव कारक नष्ट नहीं हो जी। फिर अगर खड़ी फसल में अगर हमको रोग दिख रहा है तो चाहे तो इस प्रकार का जो मिश्रण अधिक दूरी वाली फसलों के अंदर 5 ग्राम के लगभग प्रत्येक पौधे के पास में हम डाल सकते हैं। और कीट का प्रकोप हो रहा है तो ट्राइकोग्रामा कार्ड जो होते हैं इनको पूरे खेत में हम जगह जगह लगा करके और कीटों से सुरक्षा कर सकते हैं जी। और अगर हमारे पास फलदार पौधे हैं तो ये जो हम मिश्रण बनाते हैं इस मिश्रण को 100 से 500 ग्राम पौधे की उम्र के अनुसार अलग अलग मात्रा उपयोग में लेते हुए, कम उम्र का पौधा है तो 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, अधिक उम्र का पौधा है तो 500 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से उपयोग में लेकर के और उसको उपचारित करना चाहिए जी, ताकि जैव कारकों का कम मात्रा में अधिक उपयोग हो सके। और इस प्रकार के मिश्रण की कुछ मात्रा रख करके अगले साल वापस हम इस प्रकार का मिश्रण तैयार कर सकते हैं, जिससे बार बार बाजार से लाने की सुविधा मतलब दुविधा नहीं रहेगी। एक तरह से घर पे ही अपने पास सुविधाजनक मात्रा तैयार रहेगी। जी सिंह साहब, आजकल बाजार में बहुत सारा रसायन उपलब्ध है जहाँ सुमा के किसान भाई तुरंत समाधान पा सके और वहाँ प्राप्त करवाने में भी कोई दिक्कत नहीं आए, बस बाजार से लेयर आए और सीधा छिड़के आए या काम में लिया और वहाँ समाधान हो जाए। ऐसी कई खासियत है जैव कारका में जिनसे उन जैव कारक को उपयोग वहाँ के किसान भाई बहन करना चाहिए। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। रसायनों से हम तुरंत बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैव कारक जो होते हैं वो रसायनों की तुलना में हानिकारक नहीं होते हैं, या अपन कह सकते हैं उनका अपने स्वास्थ्य के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जी। दूसरी चीज़, हम रसायनों का उपयोग करेंगे तो उनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, लेकिन जैव कारकों के उपयोग से इस प्रकार का कोई भी प्रदूषण की संभावना नहीं रहती है। फिर इसका जो हानिकारक प्रभाव
ना तो मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है, ना पशुओं के ऊपर पड़ता है, ना पक्षियों के ऊपर पड़ता है, यानी कि हमारे आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है जी। फिर हम बात करें कि इसके जो उपयोग कर लिया हमने, तो रसायन का उपयोग करने के पश्चात उसके मृदा में या फल के अंदर कहीं न कहीं अवशेष रहता है, हवा में अवशेष रहता है, तो इस प्रकार का अवशेष जैव कारकों का कहीं भी नहीं रहता है, जिससे कि बिल्कुल अच्छे तरीके से पर्यावरण शुद्ध रहेगा। फिर जो प्रकृति के अंदर एक चीज है कि जो हम जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं वही पॉइंट है कि कुछ प्राकृतिक शत्रु जो होते हैं कीट और रोगों के, वो मौजूद होते हैं। तो अगर हम रसायनों का उपयोग करेंगे तो वो कीट और जो रोगों के प्राकृतिक शत्रु है वो नष्ट हो जाएंगे, जबकि जैव कारकों के प्रयोग से इस प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्राकृतिक रूप से भी वो जो नुकसानदायक कीट और रोग जनक है वो नष्ट होते रहेंगे और हम जैव कारकों के उपयोग के द्वारा भी उनकी संख्या को कम कर रहे हैं जी। ये मेन चीज हो गई। अब मैं अंत में किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जैव कारकों का इतने लाभ है और इतने आसानी से इनको उपयोग कर सकते हैं और बहुत सारे बाजार के अंदर उपलब्ध है, लेकिन हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है इनके उपयोग के लिए जी। उसके लिए ये कहना चाहूँगा कि ये जो जैव कारक है इनकी जो स्वयं की जो जीवन चक्र होता है वो काफ़ी छोटा होता है। अच्छा। किसी भी रूप के अंदर वो बाजार में उपलब्ध है, तो हम जब बाजार से पैकेट लेकर के आ रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि किस दिनांक को बनाया है और किस दिनांक को ये एक्सपायर हो जाएगा जी। लेकिन हम एक्सपायर की दिनांक नहीं देख करके उसके जो बनाया गया है उसके पश्चात 3 से 4 महीने तक की जो अवधि है उसमें उसका उपयोग करना बहुत ही अच्छा रहता है जी। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो संख्या होती है वो कम होती जाती है। ये संख्या उनके किस प्रकार से उसका परिवहन किया गया है, किस जगह भंडारण किया जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। तो 3 से 4 महीने से ज़्यादा पुराना जैव कारक उपयोग में नहीं लें जी। कई बार किसान भाई ये सोचते हैं कि हमने जैव कारक का उपयोग किया और इसका हमें लाभ नहीं मिला, तो उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार हम क्या गलती करते हैं कि सुबह जैव कारक का उपयोग किया, दूसरे दिन रसायन का उपयोग कर लिया, या उससे पहले रसायन का उपयोग किया था, बाद में हमने जैव कारक का उपयोग कर लिया। तो जो रसायन मिट्टी के अंदर है वो पौधे के हानिकारक जीवों को मार रहा है, तो हम भी एक तरह से जीव ही मिट्टी के अंदर डाल रहे हैं, तो वो उसको भी नष्ट करेगा, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के ऊपर हानिकारक प्रभाव तो डालेंगे। तो इस कारण से हम जैव कारकों का ही अधिकतम उपयोग करें, रसायनों का कम से कम उपयोग करें, ताकि जो हम जैव कारक उपयोग कर रहे हैं उसका अधिकतम लाभ ले सकें जी। फिर जैसे कभी मौसम के अनुसार भी हमको जैव कारकों का उपयोग करना चाहिए कि भाई हमने जैव कारक का उपयोग किया, ट्राइकोग्रामा कार्ड्स लगाए और बारिश हो रही है उस समय अपन ने लगा दिए, या जो जैव कारक को डाला अपन ने उसके तुरंत बाद में बारिश हो रही है तो वो धुल करके और पानी के साथ बह करके जा सकता है। तो ऐसे समय डालें कि वो एक बार वहाँ पे स्थायी हो जाए जी। और इनका जो उपयोग होता है वो अधिकतर शाम के समय करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि रात भर उसको ऐसा मौसम मिल जाता है जिससे कि वो उस मिट्टी के अंदर स्थापित हो सके जी। अगर हम सुबह ही सुबह या दोपहर में उसका उपयोग करेंगे तो तेज़ धूप के कारण वो स्थायी नहीं हो पाएगा जी। और एक ही है कि हम जब बाजार से उसको लेकर के आते हैं तो कहीं पे भी भंडारित करके रख दें, तो ऐसा नहीं करके और उसको उपयुक्त तापमान के ऊपर भंडारित करें और एक निश्चित अवधि के बाद में उसका उपयोग नहीं करें, क्योंकि उसके अंदर फिर कोई जैव कारक नहीं रह जाता है, केवल वो पाउडर रह जाता है या फिर वो तरल पदार्थ रह जाता है, जैव कारकों की संख्या उसमें खत्म हो जाती है। तो अच्छी जगह सही जगह भंडारित करके और उसका सही समय के अंदर उपयोग करें, ये सबसे महत्वपूर्ण जी। डॉक्टर ब्रिजनंदन सिंह चंद्रावत आप अपनो अमूल्य समय निकाल और वहाँ के कार्यक्रम में पधारिया और वहाँ का भाया बहना ने जैव कारकों के द्वारा कीट और रोग प्रबंधन इन विषय पर जो विस्तृत जानकारी आप उपलब्ध कराई, इनके वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद।